नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लाए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 एनसीईआरटी पर बेस वीडियो होगी। यह जो वीडियो है स्पेशल है एस्टेट, एसएससी, एचएसएससी, 12th क्लास साइंस, नीट और एनसीईआरटी पर बेस वीडियो रहेगी। हमने पिछली वीडियो में डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और आज हम उसके बाद शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल डोग्मा, मूल सिद्धांत। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सेंट्रल डोग्मा मूल सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा मूल सिद्धांत जो दिया था वो दिया था एक साइंटिस्ट का नाम पूछे तो क्रिक के द्वारा यह सेंट्रल डोग्मा का मूल सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि ये सिद्धांत क्या है, डीएनए से यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो ये सिद्धांत कहता है डीएनए से प्रोटीन का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। तो हम करते हैं, डीएनए से यदि डीएनए बनता है, डीएनए से यदि डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो उसे नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो याद रखना, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है? एक फॉर्मेशन ऑफ कॉपी फ्रॉम डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया कहलाती है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन, हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है? एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो कहलाती है, शायद एक कम दिख रहा है, वो कहलाती है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने को हम डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए क्या होता है? डीएनए मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। और जबकि आरएनए इसमें लेस स्टेबल होता है, आरएनए इसमें लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है आरएनए। और मोर स्टेबिलिटी के कारण ही डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। तो इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है। और आरएनए को हम लेस स्टेबल होता है, इसे हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसमिशन का काम करता है। ये क्या करता है? एक मिनट, ये तो चलिए ना, इसे बंद कर देते हैं। ये जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए का लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है? लेस स्टेबिलिटी के कारण ही यह जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको ट्रांसमिशन का काम करता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा? ये करेगा ट्रांसमिशन करता है। और इसी के कारण जो एमआरएनए होता है वह मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास सामने आपको पिछले में बताया था कि डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता। ये आपको एक अंतर भी इसमें पूछा जा सकता है। और आरएनए की, ये हमारा मान चलो आरएनए है, आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन सिंथेसाइज विकसित होता है। आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन सिंथेसाइज की लेयर आरएनए के चारों तरफ बनती है। या आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन सिंथेसाइज की लेयर इवॉल्व होती है, विकसित होती है, इवॉल्व होती है। तो याद रखना, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं रेप्लिकेशन क्या है? तो डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और
आरएनए से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। और यदि आपसे पूछा जाए सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर होगा क्रिस्ट के द्वारा दिया गया। सेंट्रल डोग्मा में ये पूरी प्रोसेस बताई गई है। और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस किसे कहते हैं, वो कहते हैं डीएनए को कहा जाता है। डीएनए इसलिए मोर स्टेबल होता है। और जेनेटिक में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन का काम जो करता है वो आरएनए करता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। तो आगे बात करते हैं अब आगे सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन का सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन का सिद्धांत। मॉडिफिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। वो दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा खोजा गया है। याद रखना किसके द्वारा खोजा गया है। खोज की बात करें किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका होगा टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और इन्होंने जो मॉडिफिकेशन सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन सिद्धांत देने के लिए एक वायरस पर काम किया था जिसका नाम था रॉस सरकोमा। इन्होंने इनकी खोज जब इन्होंने खोज की थी तो इन्होंने एक वायरस पे काम किया है। उस वायरस का नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, उस वायरस का नाम है रॉस सरकोमा। रॉस सरकोमा पर इन्होंने काम किया था। और जो सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है mRNA से डीएनए का बनना। इसका मतलब होता है mRNA से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन सिद्धांत, जो कि टेनिन और बाल्टीमोर ने दिया था। और mRNA से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, वो कहते हैं सेंट्रल डोग्मा मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहा जाता है, mRNA से डीएनए का बनना। और सेंट्रल डोग्मा के जो सिद्धांत है वो ज़्यादातर जो पाया जाता है, वो ज़्यादातर जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरएनए वायरस के अंदर। आरएनए वायरस के अंदर ये पाया जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत क्या होता है, तो लिखा जाएगा द प्रोसेस इट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन व्हेन डीएनए आर फॉर्म फ्रॉम आरएनए। और जो पूछे किस एंजाइम के कारण होता है, तो एंजाइम के बारे में बात की जाए तो इसका उत्तर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये पाया जाता है। और याद रखना एंजाइम पूछा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण होगा। अब हम आगे बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। तो पहले हम कर लेते हैं लेंथ ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए, तो डीएनए की लेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल बेस पेयर गुना टोटल बेस पेयर गुना 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम कहें डीएनए की कुल साइज जो बात करते हो, टोटल बेस पेयर हमारे डीएनए की लेंथ होती है 6.6 10 की पावर 9 बेस पेयर होती है। और जो हमारे पास 3.4 गुना 10 की शक्ति -10 मीटर के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं डीएनए का जो साइज होता है वो होता है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर समथिंग डीएनए का साइज होता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछी जा सकती है। डीएनए का कितना साइज है, वो होता है 2.2 मीटर लगभग के बराबर डीएनए का साइज होता है। तो हम बात करें तो जो एक एंगस्ट्रॉन होता है वो एंगस्ट्रॉन सेंटीमीटर में बात होता है 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और एक एंगस्ट्रॉन यदि मीटर में बात की जाए तो नैनोमीटर, हाँ एंगस्ट्रॉन देखो 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 की शक्ति -10 मीटर के बराबर होता है। याद रखना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम करते हैं डीएनए पैकेजिंग।
हमारी छोटी वीडियो रहेगी 10-15 मिनट की, हम 6-7 दिन में इस यूनिट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात करें तो डीएनए पैकेजिंग हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारे पास में प्रोकारियोट्स, एक हम पढ़ेंगे प्रोकारियोट्स में, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं ईकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स से वो ज़्यादातर फाउंड पाया जाता है, वो किसके अंदर पाया जाता है, वो फाउंड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और यह पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है, जिसके अंदर और प्रोकारियोट्स के बारे में बात करें तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, और इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्रोकारियोटिक में जेनेटिक मटेरियल वो डबल स्टैंड डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंड डीएनए होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और इसी को नाम देते हैं हम, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं, इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड इसे नाम देते हैं। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, याद रखना, जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, इसमें हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और इसमें डीएनए आर प्रेजेंट इन लूप, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए आर प्रेजेंट इन लूप, इसमें डीएनए किस रूप में पाया जाता है, लूप में पाया जाता है, इसमें डीएनए लूप के रूप में नहीं पाया जाता। और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो हमारा डीएनए जो पाया जाता है वो लूप के रूप में नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए यूरोकाइटिक में ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसमें वेल न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इसमें जो डीएनए होता है वो लूप के रूप में उपस्थित होता है, इसमें डीएनए लूप के रूप में उपस्थित नहीं होता। अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो एक इसके अंदर पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन यूकारियोट्स, इसके अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और बेसिक इन नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। याद रखना, बेसिक इन नेचर में कैसा होगा, क्षारीय होगा। हैज पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना। और हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये ज़्यादातर जो हिस्टोन प्रोटीन के अमीनो एसिड हैं, हिस्टोन प्रोटीन के अमीनो एसिड ये हिस्टोन प्रोटीन के जो अमीनो एसिड हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं लाइसिन के अंदर और आर्गिनाइन के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्टोन प्रोटीन। आगे हम बात करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है, यदि यह हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अंदर बन जाए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिल जाए तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम। अब हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोसोम क्या, तो न्यूक्लियोसोम के बारे में बात करते हैं आगे। तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब हम न्यूक्लियोसोम के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोसोम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम कैसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियोसोम इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। न्यूक्लियोसोम्स हैज़ वीड्स ऑन स्टिंग। न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो वीड्स ऑन स्टिंग और वीड्स का मीन्स होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम और इसे कहते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन कहा जाता है। ये क्या होते हैं, वीड्स को कहते हैं बीज और स्टिंग को कहते हैं धागे। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, वीड्स ऑफ स्टिंग होते हैं, न्यूक्लियोसोम के एक धागे होते हैं। उसके बाद इसमें न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर होते हैं। यदि पूछें तो 400 न्यूक्लियोटाइड्स याद रखना बिल्कुल। अगर न्यूक्लियोटाइड्स पूछे तो 400 होते हैं और यदि बेस पेयर पूछे तो कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। तो आपको पता है बेस पेयर की जो दूरी होती है डीएनए की वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर इसकी दूरी होती है। उसके बाद करते हैं हम आगे। अब डीएनए में जो एडिशन पैकेजिंग होती है डीएनए के अंदर एडिशन पैकेजिंग जो होगी वो किसके द्वारा होती है, वो होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस पूछा जाए तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ब्रेड्स ऑफ द स्ट्रिंग होता है और इट कंटेन 200 न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जब टीजीटी साइंस का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे थे न्यूक्लियस में कितने बेस पेयर होते हैं, याद रखना। तो बेस पेयर पूछे तो 200 और यदि न्यूक्लियोटाइड्स पूछे तो 400 इसके अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल की जो शुरुआत वो हुई थी 1926 से। और जेनेटिक मटेरियल का जो पहला एक्सपेरिमेंट वो 1928 में किया था, किसके द्वारा, ग्रिफिथ। ठीक है, वो किसके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा ग्रिफिथ के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो 1928 में दिया था। डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928 में किसके द्वारा दिया था, वो दिया था ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था 1928 में। याद रखना 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। और जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया पे किया, जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया पे किया था। बैक्टीरिया
उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस बैक्टीरिया पर काम किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पर। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के दो इसने स्ट्रेन बताए थे। कितने स्ट्रेन बताए? इसने 2 स्ट्रेन बताए थे और उन दोनों स्ट्रेन को नाम दिया था। एक को नाम दिया आर स्ट्रेन और दूसरे को नाम दिया था एस स्ट्रेन। ठीक है, तो आर स्ट्रेन पर जो हमारे पास में ये जो एस स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, 2 स्ट्रेन इसने बताई। इसके बारे में बात करते हैं। एस स्ट्रेन पर जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड की कोटेड आवरण थी, ए लेयर ऑफ इस पर हमारे पास जो एस स्ट्रेन था, इस पर पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स की कोट थी, COAT कोट थी। इसलिए ये कहता वेरुलेंट था। वेरुलेंट का मतलब होता है बीमारी फैलाने, संक्रमक बीमारी फैलाने वाले था। और इस पर पॉलीसेकेराइड्स की कोट नहीं थी और ये क्या था? नॉन वेरुलेंट था। मतलब बीमारी फैलाने। तो अब इस पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, सेकंड, दूसरा, तीसरा एक्सपेरिमेंट और चौथा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किए थे। इसने किया था जो आर स्ट्रेन था, वो इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? चूहे के अंदर जैसे इंजेक्ट किया तो चूहा कहाँ रहा? चूहा जीव, क्योंकि क्या था? ये नॉन वेरुलेंट था। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट एक्सट्रेन चूहे के अंदर फिर डाले गए। और चूहा क्या हो गया? मर गया था, डाई हो गया। क्यों? क्योंकि यह वेरुलेंट है। उसने क्या किया था? हीट किल्ड का मतलब होता है कम सक्रिय गर्म किए थे। क्या कम सक्रिय गर्म किए थे? इसने एस्ट्रेन को कम सक्रिय गर्म किया गया और ये फिर किसके अंदर डाल दिए? चूहे के अंदर डाल दिए। और चूहा क्या हो गया? चूहा रहा जीवित। उसने क्या? चूहा रहा जीवित, लीव रहा। अब उसने क्या कहा? उसने फिर देखिए जो एस्ट्रेन थे, एस्ट्रेन बोले तो हीट किल्ड एस्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया और वो किसके अंदर डाल दिए? चूहे के अंदर डाल दिए और चूहा गया मर, डाई हो गया। तो इसने कहा कि एस स्ट्रेन से जो हीट किल्ड एस्ट्रेन था उससे कुछ पदार्थ कहाँ जाते हैं? उससे कुछ पदार्थ जाते हैं एस्ट्रेन में और एस्ट्रेन से कुछ पदार्थ चूहे के अंदर जाते हैं और चूहा क्या हो जाता है? अंत में मर जाता है। परंतु जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928 जो ग्रिफिथ ने दिया था, उसने ये नहीं बताया थी कि वास्तव में ये डीएनए था। ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।